अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एमन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान नावल, जो कि उमैरा अहमद ने लिखा है। और आज हम इसकी फ़र्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे। ये उमैरा अहमद का वो लिखा हुआ नावल है जो कि 1999 में पब्लिश हुआ था। चलें इसके पिछले लफ्ज़ पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी लिखना बहुत आसान काम होता है अगर आप पढ़े लिखे हैं, कागज़ कलम आपके पास है और आप दुनिया में रहते हैं, तो आप किसी भी वक्त एक अदद कहानी लिख सकते हैं। जहाँ तक कहानी के अच्छा या बुरा होने का ताल्लुक है, तो इसका फैसला आप नहीं करते, पढ़ने वाले करते हैं, यानी दूसरे लोग। जो कहानी कहानी कम हकीकत ज़्यादा लगे, वो अच्छी कहानी होती है, और जो कहानी बस कहानी ही लगे, वो बुरी कहानी होती है। मेरे साथ ज़रा बेनिशा मेरी पहली किताब है और इसमें शामिल कहानियाँ मेरी इब्तिदाई तहरीरों में से हैं। अच्छी हैं या बुरी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा जानबदारी से पढ़ा है। बहरहाल एक चीज़ पूरे दावे से कहती हूँ, उन्हें मैंने सोचा है और मैंने ही लिखा है। मेरे लिए तीनों कहानियाँ बच्चे के पहले कदम की तरह हैं, और बच्चे का पहला कदम कभी कभी बहुत मुतवाज़न, हमवार और मुस्तहकम नहीं होता, मगर पहला कदम उठाए बगैर चलना भी तो नहीं आता। इन तीनों कहानियों में कोई ख़ास बात नहीं है, मगर कभी कभी आम चीज़ों को भी तो देखना और पढ़ना चाहिए। बाज़ आम चीज़ें और बातें आपको बहुत ख़ास बनने में मदद देती हैं। किसी भी किताब को कामयाब बनाने के लिए जितनी कोशिश राइटर को करनी पड़ती है, उतनी ही कोशिश पब्लिशर को करनी पड़ती है। पिछले कुछ अरसे में मेरी किताबों के हकूक़ अशात हासिल करने के बाद इदारे इल्म और इरफान ने इस ज़िम्मेदारी को मेरी तौक़ात से ज़्यादा बेहतर तौर पर अदा किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद क़ारीन मेरी इस राय से इत्तेफ़ाक करेंगे। इन पेशी लफ्ज़ से तो हमें ये पता चल गया कि उमैरा अहमद की पहली किताब मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा थी, जिसका मैं वॉइस ओवर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैं आरफीन अब्बास से मिल सकती हूँ? बेल बजाने पर एक लंबा तिरंगा चौकीदार नमूदार हुआ था और इसने कुछ झिझकते हुए इससे पूछा था, आप कौन हैं और क्यों मिलना चाहती हैं इनसे? चौकीदार ने अकाबी नज़रों से इसे देखते हुए जवाबी सवाल किया। वो चंद लम्हों के लिए कुछ बोल ही ना पाई। इसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ बौखला कर इसने चौकीदार को देखा था और फिर पता नहीं क्या हाल आने पर पर्स में से वो ख़त निकाल दिया जो इसकी माँ ने इसे दिया था। ये आप उनको दे दें, फिर वो शायद मुझसे मिलना चाहें। इसने ख़त चौकीदार की तरफ बढ़ा दिया। वो कुछ देर ख़त हाथों में लिए इसका चेहरा देखता रहा, फिर शायद इसे इस पर तरस आ गया था। गेट बंद करके वो अंदर चला गया था। वो वहीं दीवार के साथ टिक लगाकर खड़ी हो गई थी। 5 दिन पहले वो खुद भी आरफीन अब्बास नामी किसी शख्स को नहीं जानती थी। वो अब भी सिर्फ इसके नाम ही से आशना थी। आरफीन अब्बास कौन है? अम्मी से इसका क्या रिश्ता है? वो इसकी क्या मदद करेगा? इन सवालों के जवाब भी अभी इसके पास नहीं थे, और ना ही इसने इन सवालों के जवाब 5 दिन पहले अम्मी से लेने की कोशिश की थी, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात को फ्रेंच में लिखा हुआ वो मुख्तसर ख़त और एक पता इसके हवाले किया था। अगर मैं मर गई तो इसके पास चली जाना, यहाँ अकेले मत रहना। कई दिनों के बाद ये पहला और आखिरी जुमला था जो इनके मुंह से अदा हुआ था। उन्होंने फिर आंखें बंद करके चेहरा ढांप लिया था। वो जानती थी कि वो अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इस रात के बाद वो दोबारा उन्हें जिंदा नहीं देख सकेगी। वो कुछ देर खलक में अटके हुए सांस के साथ उन्हें देखती रही थी। फिर पता नहीं इसे क्या हुआ, वो कंघी उठाकर माँ के पास आ गई। अम्मी, मैं आपके बाल बना दूँ? इसने घुटनों के बल चारपाई के पास बैठकर बड़ी बेकरारी से पूछा था। आंखें खुल गई थीं। कुछ देर तक इस पर नजरें मरकूज रखने के बाद इस कमज़ोर वजूद में हरकत हुई थी। वो उठकर बैठ गई थी। ये इस बात ही जवाब था। वो चारपाई पर इनके पीछे बैठ गई और डिबडिबाई आंखों से इनके बिखरे बालों को समेटने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इसका दिल बार बार भर आ रहा था। बाल सनवाने के बाद वो पीछे से उठकर माँ के सामने आ गई थी। दूध गर्म कर दूँ? इसने फिर से पूछा। जी चाहता था आज तो वो बातें करें, अपने वजूद पर छाई हुई खामोशी का वो हिसार तोड़ दें जिसने कभी इसे इनके करीब नहीं होने दिया था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वो इस पर नज़र जमाए धीरे से बोली थी। फिर बड़ी आहिस्तगी से उन्होंने इसके चेहरे को अपने हाथों के हिसार में लिया और इसका माथा चूम लिया। वो हक्का बक्का रह गई थी। इसे नहीं याद था कि कभी उन्होंने इसका माथा चूमा हो। आज क्या खास बात थी? उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और इनके चेहरे की सर्दी भी इस चमक को मानंद करने में नाकाम रह रही थी।
چند لمحوں کے ایک لمس نے اسی دل میں سے پچھلے کئی برسوں کی گلے شکوے، قدرتیں، ناراضگیاں ختم کر دی تھیں۔ آپ لیٹ جائیں۔ اچانک سے اسے خیال آیا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ اسے خاموشی سے لیٹ گئیں۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے بہت دیر تک اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھے رکھا تھا۔ دوسری صبح اس نے ناشتے کے لیے انہیں اٹھانا چاہا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ Stay tuned for the next episode. اللہ حافظ.